हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा ये जो लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा लेता हूँ लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, आपको मैंने बताया ही था कि हमने वहाँ क्या पढ़ी थी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किया था। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं आपको पता ही होगा कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं जिनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, हमने क्या क्या देखा था कल, हमने मास परसेंट देखा था, वॉल्यूम परसेंट देखा था, मास बाई वॉल्यूम परसेंट देखा था और हमने ppm देखा था। ये 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने कल के लेक्चर में देखी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो सॉल्व किए होंगे। ठीक, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो मास परसेंटेज होती है उसको m/m या फिर v/v परसेंट भी बोलते, v नहीं w/w परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट को v/v परसेंट बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम को m/v परसेंट बोलते हैं, ऐसे करके मतलब इनसे इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, और ppm मैंने आपको बताया था पार्ट्स पर मिलियन होता है। ठीक, और ppm में जो हमारा डिजिट होता है 10⁻⁶ 1 मिलियन, इसका यूज होता है। ठीक, इतना मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया, कल भी 2 बार मैंने आपको रिवाइज कराया था। ठीक है, अब आपको ये आ ही गया होगा। तो मैंने आपको बोला था कि हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो ये आप देखो कल हमने ppm तक पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमारी बची हुई हैं। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों ही आज हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर के, लेकिन अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा देखते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का मोलैरिटी। ठीक, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है 4 हमने कल पढ़ी थी, 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये है। तो मोलैरिटी में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे मोलैरिटी लिख लो और पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। उससे पहले हमें ये साफ करना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ से ये हमने साफ कर लिया, थोड़ा सा अच्छा दिखता है ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है मोलैरिटी, आपने 11th क्लास हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लिखो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं यहां, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the number of moles, लिखो, is defined as the number of moles of solute। ठीक है, number of moles of solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। ठीक, सब्र आपको रखना पड़ेगा, आस्ता आस्ता चलेंगे। आपको इस वीडियो को एक मूवी की तरह देखना है। देखो, स्टार्टिंग में मजा नहीं आएगा, आस्ता आस्ता चलेंगे, आस्ता आस्ता चलेंगे। सेंटर में कहीं जाके इंटरमिशन लिखा हुआ होगा, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि अब समझ में आ रहा है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको सारी ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सब्र आपको रखना पड़ेगा। ठीक, बिना सब्र आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक है, स्लो चलेंगे, सब कुछ होगा। तो ये मैंने लिख दिया मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या होती है मोलैरिटी? तो पहली चीज है कि मोलैरिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। ठीक है, तो होती क्या है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां मोल्स की बात होती है, ये याद रखना, यहां मोल्स की बात होती है। ये पुरानी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने पढ़ी उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां मोल्स की बात होती है। ठीक, तो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व लें, उसी को उस सोल्यूशन की मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलोगे? 1 लीटर सोल्यूशन में या पर लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है, ठीक है। मोल्स तो आपको पता ही होगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा मोल्स के बारे में, टेंशन नहीं लेनी। क्या बोलोगे कि मोल्स कितने डिजॉल्व है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। मतलब अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व है, उसी को उस सोल्यूशन की मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। और दूसरी चीज आपको लिखनी है यहां कि मोलैरिटी को डिनोट किससे करते हैं, तो लिखोगे डिनोटेड, डिनोटेड बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है तीसरी चीज, देखो डेफिनेशन हो गई, ये समझ में आ गया डिनोट किससे करते हैं। अभी रह गया कि फार्मूला क्या होता है इसका। तो फार्मूला कुछ भी नहीं होता है, सीधा सीधा लिख लो मोलैरिटी, मोलैरिटी एम से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लिखो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर्स, दैट्स इट, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, देखो डेफिनेशन से ही फार्मूला निकाला है, ऊपर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ, देखो लीटर ऑफ सोल्यूशन का मतलब यही हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम को ही लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फार्मूला होता है मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां आपको याद रखना है, यहां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, कहीं आगे मोलैरिटी जब पढ़ेंगे वहां वॉल्यूम ऑफ या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, लेकिन यहां आपको पक्का याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है यहां। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया इसका। उसके बाद देखो यूनिट क्या होगा इसका, मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यूनिट निकालना तो आपको आता ही होगा, सिंपल है। ठीक है, आता ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो यहां ऊपर हम लिखेंगे ना मोल्स डिवाइडेड बाई, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। ठीक है ही लीटर में, तो यहां ऊपर मोल्स नीचे लीटर, तो वही लिख लिया मोल्स अपॉन लीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी का। या फिर इस यूनिट को कैपिटल एम से भी दिखा देते हैं, कैपिटल एम से भी दिखा देते हैं। और इस कैपिटल एम, देखो मोलैरिटी को डिनोट भी कैपिटल एम से करते हैं, और यूनिट भी अगर सपोज ऐसे लिखा होता है ना, कभी आपने देखा होगा 2.2 m सोल्यूशन लिखा होगा। ठीक, इसका मतलब हो गया कि ये मोलैरिटी दी है, ये मोलैरिटी है, मतलब ये m जो होता है ना कैपिटल M, इसका मतलब होता है कि 2.2 m मोलैरिटी है इसकी, 2.2 m मोलैरिटी। ठीक, और ये जो m होता है इसको बोलते हैं मोलर, मोलर, ये निकला है मोलैरिटी से, कैपिटल M। ठीक, तो आप बोलोगे इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर या फिर मोल पर लीटर इसको बोल सकते हो, या फिर मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हो। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है मोल पर लीटर, ऐसे भी। ठीक, मोल लीटर इनवर्स ये भी इसका यूनिट हो सकता है। और इस पूरे यूनिट को हम कैपिटल M से भी लिख सकते हैं, इसको इसमें भी लिख सकते हैं, और इस M को बोलते हैं क्या है, मोलर। तो अगर आपके सामने कहीं लिखा हो 2.2 m सोल्यूशन, ठीक है, तो आप बोलोगे 2.2 मोलर सोल्यूशन है। ठीक, ये m का मतलब है मोलर। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मोलर कहां से निकला, मोलैरिटी से। 2.2 m सोल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 2.2 है। ठीक, m कैपिटल M याद रखना, मोलर इसका मतलब होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। यूनिट याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। उसके बाद देखो अगर आपके सामने देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ऐसा है, अगर आपके सामने आ जाए 0.25 m सोल्यूशन, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या समझोगे। ठीक है, या फिर देखो सिर्फ 0.0 सोल्यूशन को छोड़ो, सिर्फ इतना लिखा हुआ आपके सामने 0.25 m,
इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया अभी क्या मतलब है, बस वही मतलब है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है 0.25 मोलर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो मतलब ये होता है 0.25 m का मतलब होता है कि 0.25 मोल्स मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये मतलब होता है इसका, ये ध्यान में रखना। आपके सामने लिखा है 0.25 m सोल्यूशन या फिर 0.25 m, तो इसका मतलब है कि 0.25 मोलर दिया है, इसका मतलब हो गया 0.25 m जो है ये 0.25 मोल्स किसके, सल्यूट के, डिजॉल्व हुए 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। इसको आप इसमें इस फार्मूले से निकाल सकते हो, ये 0.25 m में ना, इसका मतलब आप इसमें ये फार्मूला अप्लाई करो तो मोलैरिटी का फार्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो अगर 0.25 m मोलैरिटी है तो आप बोलोगे 0.25 m मोल्स ऑफ सल्यूट है डिजॉल्व 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जहां कहीं ऐसा लिखा होगा उसमें हमेशा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होगा, और जो ये लिखा है ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसे मैं बोलूं आपसे कि 5.5 m, इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे 5.5 मोलर। मोलर मतलब ये किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5.5 मोल्स मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब सल्यूट के 5.5 मोल्स डिजॉल्व में, आगे लिखोगे ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये इसका मतलब है। सेम टू सेम जहां ये लिखा है 2.2 m, इसका मतलब है 2.2 मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इधर मैं 1 लीटर क्यों लिख रहा हूं, इधर मैं 1 किलोग्राम क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां फार्मूला में देखो ना, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे आता है, तभी मैंने यहां लिखा है 0.25 मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमेशा ये 1 लीटर आएगा, अगर कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होगा कि इतने मोल्स डिजॉल्व में 1 लीटर में, तभी उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.25 मोलर है। ठीक, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आया तो एक और मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब एक फार्मूला और होता है कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या यूज करोगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक ये फार्मूला यूज होगा, अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। ये फार्मूला एक आप देखो, मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दैट्स इट, ये यूज करोगे। अगर कहीं वॉल्यूम मिलीलीटर में भी प्रेजेंट है उसको भी लीटर में कन्वर्ट करके यहां डालोगे। ठीक, ये एक यूज होगा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला यूज होगा। और एक और फार्मूला भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज हो सकता है, वो होता है फार्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, देखो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ना। ठीक है, तो यहां देखो इसके आगे आप लिख सकते हो, इस फार्मूले के आगे आप लिख सकते हो ऐसा, देखो इसके आगे ये नोट कर लो, या आप लिख लो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक तो ये फार्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, और एक ये फार्मूला यूज होगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक, ये कब यूज होगा, फॉर डाइल्यूशन डाइल्यूशन फ्रॉम v1 टू v2। जब हम किसी सल्यूट मतलब किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे मतलब उसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे, वॉल्यूम v1 से v2 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप बोलोगे जब हम क्या करेंगे, किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जब डाइल्यूट करते हैं तो उस सोल्यूशन में पानी डालते हैं, तो पानी डालने से वॉल्यूम चेंज हो जाती है। सपोज पहले कोई सोल्यूशन 50 ml था, उसको डाइल्यूट किया, उसमें पानी डाला तो 100 ml हो गया, तो उस टाइम ये फार्मूला यूज होगा। यहां से ये फार्मूला यूज करके आपसे m1 पूछ सकते हैं, v1 पूछ सकते हैं, m2 पूछ सकते हैं, v2 कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ वैल्यू दी होगी कुछ पूछ सकते हैं, दैट्स इट। ठीक, तो मैंने लिखा है फॉर डाइल्यूशन फ्रॉम v1 टू v2, जब v1 से v2 डाइल्यूशन होगी, डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को, उस टाइम ये फार्मूला यूज होगा। तो आप बोलोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या यूज होगा, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, ये नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और यूनिट याद रखना है, और ये याद रखना है कि अगर कहीं ये लिखा है 0.25 m, इसका मतलब क्या है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम इस बेस पे 2 न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, फिर एक थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल मैंने लाया आपके लिए। ठीक है, इस फार्मूला के बेस पे सीधा सीधा फार्मूला पुट करना है आपको। ठीक,
तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये न्यूमेरिकल लिखो, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी कराऊंगा आपको सॉल्व। ठीक है, लिख लो। यहां से आपको मोल का कंसेप्ट भी थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, लिख लिया आपने अपनी नोटबुक के ऊपर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है? पूछा है इफ यू डिजोल्व 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। मतलब आपको बोला गया है, देखो ये आपको पता होना चाहिए, आपने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन जो है ना उसमें सॉल्वेंट कौन सा है, सल्यूट कौन सा है। तो आपको पहले ही बताया था सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। ठीक, तो यहां देखो 20 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया है 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। तो ज्यादा क्या है? ज्यादा पानी है, मतलब पानी सॉल्वेंट है, ग्लूकोज इसमें 20 ग्राम है, ग्लूकोज इसमें सल्यूट है। ठीक है, तो बस आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है गिवन। देखो अभी आपको मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही अगर आपको आ जाएंगे ना फिर भी बहुत अच्छी बात है, बाद में आप बड़े क्वेश्चन भी करोगे। ठीक, अब देखो गिवन क्या है इसमें? 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दिया है, 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दिया है। ठीक, और क्या दिया है? और दिया है 500 ml ऑफ वाटर, ये आपको दिया हुआ है। पूछा क्या है? पूछा है आपको कि मोलैरिटी निकालो, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो। तो मोलैरिटी कैपिटल M किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आगे लिखा हुआ है लीटर में, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? आप देखो यहां आपको वॉल्यूम तो दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है कितनी? 500 मिलीलीटर। देखो मैंने यहां लिखा है 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 20 ग्राम डालोगे 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर तो वॉल्यूम बन जाएगी, मतलब मिक्स होके वॉल्यूम ये बन जाएगी ना 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml। ठीक, तो वॉल्यूम आपको दी है 500 ml ये दी है। वॉल्यूम आप यहां पुट करोगे, आपको चाहिए लीटर में, यहां दी है मिलीलीटर में। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने अगर सम बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा ये जो मिली होता है ना, मिली इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। वहां एक कॉलम होता है ना बड़ा सा प्रीफिक्स, उसमें आप पढ़ते हो जैसे पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, मतलब पिको की, फेम्टो, मिली, सेंटी, डेसी, है ना, योक्टो, ऑक्टो, ऐसे करके कुछ वैल्यूज होती हैं, वो मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा सीधा क्या करते हो? 500 इंटू ये मिली है ना, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ठीक है, आगे लीटर की जगह लीटर लगा दो, ये कन्वर्ट हो गई वॉल्यूम आपकी लीटर में। दैट्स इट, ये लीटर में आपकी वॉल्यूम आ गई। अब आपके पास है 20 ग्राम ग्लूकोज, तो हमें ऊपर क्या चाहिए? देखो ग्लूकोज यहां सल्यूट है, हमें 20 ग्राम नहीं चाहिए, हमें मोल्स चाहिए, सल्यूट के मोल्स चाहिए, यहां मोल्स चाहिए। तो आप देखो 20 ग्राम ग्लूकोज के मोल्स आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो 20 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है C6H12O6। ठीक, C6H12O6 ये दिया हुआ है। तो आपको मोल्स निकालने का फार्मूला तो पता ही है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ये होता है। तो मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। और मोलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है? C6H12O6 का मोलर मास निकालने के लिए C6 है ना, तो कार्बन एक का मास 12 होता है, 6 × 12 आएगा, प्लस 12 हाइड्रोजन का मास 12 ही होगा, प्लस ऑक्सीजन एक का मास 16 होता है, 6 × 16 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करोगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा। ठीक है, 12 × 6 करेंगे तो 72 आएगा, प्लस 12 आएगा, प्लस 6 × 6 करेंगे तो 6, ये इतना ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 8 2 10 यहां से आएगा 0 9 10 7 17 1 18 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आपको मोल्स निकालने के लिए मास अपन मोलर मास करना पड़ता है। ठीक है, तो मास आपको 20 दिया है, मोलर मास आपको निकाला आपने तो कितना आ गया? 128 ग्राम पर मोल, ये आया।
यहां से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/18 आया, 2 × 2 9 to the 18 आ गया, यहां से आ गया 1/9, ये आ गए हमारे मोल्स। ठीक, 1/9 मोल्स आ गए हमारे। ठीक, तो अब 1/9 मोल्स को आप और सॉल्व करोगे, 1 डिवाइड बाई 9 करोगे तो 0.0 लगेगा, 9 1 दा 9, फिर 1, फिर 0 लगेगा, 0.11 मोल्स आ जाएंगे यहां से। ठीक है, तो हमने 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लिए, क्योंकि ग्लूकोज ही यहाँ सल्यूट है तो हमें सल्यूट के मोल्स चाहिए। तो बस अब यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने निकाले, 0.11 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितनी है, 500 इंटू 10⁻³ इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो 500 इंटू 10⁻³ को नीचे लेके जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10⁻³ को 10 के आगे 3 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहां से, देखो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/10 करेंगे यहां से 0.5 आ जाएगा। ठीक, यहां से आएगा 0.5 लीटर में। देखो ना, इसको सॉल्व करके 0.5 लीटर आ गया, बस लीटर में वॉल्यूम आ गई आपके पास। ठीक है, 0.5 लीटर वॉल्यूम आ गई और मोल्स आ गए, बस इसको करो कैलकुलेट तो यहां से आ जाएगी आपकी मोलैरिटी। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूं, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप देखना इसको अच्छे से। 0.11 डिवाइडेड बाई 0.22 यहां से आएगा 0.22। ठीक, और यहां हमें निकालनी क्या है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का यूनिट होता है एम, बस एम। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं। मोल्स निकाले हमने, मोल्स हमें चाहिए थे, मोल्स हमें चाहिए थे, मोल्स निकाले। कहीं कहीं आपको मोल्स दिए हुए भी हो सकते हैं, वॉल्यूम हमें दी थी, मोल्स हमें दिए थे। ठीक है, तो बस हमने पुट किया, आंसर निकाला, 0.22 एम आया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, इसको आप अभी अभी मुझे खुद सॉल्व करके बताओगे। ठीक, आप अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करो इसको, तब तक मैं इसको हटाता हूं यहां से कुछ नोट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, करें साफ इसको। आपने अगर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है तो आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, मोलैरिटी का ही है, मोलैरिटी का ही है, मोलैरिटी पूछा है। व्हाट इज द मोलैरिटी ये पूछा है, तो दिया क्या है, 0.05 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दिए। देखो गिवन क्या है, 0. ये ध्यान रखना, मोल्स दिए हैं या क्या दिया है, 0.5 मोल्स दिए ऑफ KCl के मोल्स दिए हैं, और वॉल्यूम दी है कितनी, वॉल्यूम आपको दी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दी है आपको। ठीक, 250 ml। ठीक, तो बस कुछ भी नहीं करना, मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है सीधा, मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है ना, तो ऊपर मैं लिख देता हूं मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स यहां पहले से ही दिए हुए हैं, देखो 0.05 मोल्स, तो सीधा सीधा पुट कर लो 0.05 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 250 ml दी है, तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करके यहां रखना है, क्योंकि यहां वॉल्यूम हमेशा लीटर में आएगी। तो 250 ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, मैंने आपको पहले बताया था ना, मल्टीपल बाई 10⁻³ करो, वो भी ओवरऑल 1000 ही हो जाता है नीचे ही। ठीक, इसको यहां से करोगे साल, 25/100 आएगा, 0.25 लीटर आ जाएगी वॉल्यूम, तो यहां से आ जाएगी 0.25 लीटर। बस इसको कर लो सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बताता हूं, आप करो सॉल्व इसको। 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25, 0.2 m आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.2 m। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम दी हुई है, बस वॉल्यूम मिलीलीटर में, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फार्मूला में आपको बताया कि फार्मूला में वॉल्यूम लीटर में ही होती है। ठीक है,
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो एक बार फार्मूला चेक कर लो, वही फार्मूला बेस्ड है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं सॉल्व, जिसमें दूसरा फार्मूला यूज होगा। को आपके लिए लाया मैंने ये क्वेश्चन था, ये देखो, ये टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं एक बार। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले ये साफ कर लेते हैं, फार्मूला तो आपने लिख लिया है ना, इसको हटा देते हैं एक बार, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मोलैरिटी पे चलेंगे। ठीक, तो मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन है मोलैरिटी बेस्ड है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो बिल्कुल सिंपल है, आप भी साथ साथ सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है इसमें। तो बोला गया है ऊपर के कैलकुलेट करो मोलैरिटी, और ए पार्ट दिया गया है, देखो ए पार्ट दिया गया है 30 ग्राम ऑफ CO, 30 ग्राम ऑफ CO कोबाल्ट NO3 होल 2, कोबाल्ट NO3 होल 2, NO3 होल 2। ठीक है, आगे डॉट डाल के 6H2O लिखा है। ठीक, डॉट डाल के 6H2O लिखा है। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो कुछ भी करना ही नहीं है आपको, मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फार्मूला लिखो, M इज इक्वल टू, M मोलैरिटी होता है, M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यही होता है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, वो जो पहले क्वेश्चंस थे ना वो तो बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको सीधा सीधा दिया हुआ है 4.3 लीटर। ठीक, और मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको यहां निकालने पड़ेंगे। तो ऊपर देखो, पहले आप देखो कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, पहले ये लिख लिया करो निकालना क्या है। तो मोलैरिटी निकालनी है तो चाहिए क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ये चाहिए। तो इसमें देखो क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो है 4.3 लीटर है। ठीक, मैं यहां एक बार लिख लेता हूं कि M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें चाहिए, यहां हमें चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितनी दी है, 4.3 लीटर दी है। ठीक, अब सिर्फ आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल के यहां रखने, मोलैरिटी निकल जाएगी आपकी। तो क्या यहां मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो नहीं है। यहां दिया क्या हुआ है, देखो ये तो वॉल्यूम दी है, तो ये सोल्यूट दिया हुआ है, मतलब ये सोल्यूट दिया हुआ है आपको 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल 2 इंटू 6H2O, ये दिया हुआ है। अब देखो सोल्यूट एक्चुअल में ये वाला कंपाउंड है। ठीक, तो इसका 30 ग्राम दिया है, तो कुछ भी नहीं, आप मोल्स आराम से निकाल सकते हो। देखो 30 ग्राम क्या दिया है, CONO3, यही है ना, CONO3 होल 2 इंटू 6H2O, ये दिया है, और इसका 30 ग्राम दिया है। आप मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास, इसका मास जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, बस यही वही पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो मास कितना दिया है इसका, 30 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका कैसे निकालेंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर मास निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां कुछ भी नहीं करना है, ये कोबाल्ट का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, कोबाल्ट का मोलर मास कितना होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां लिख लिया है कोबाल्ट का। देखो कोबाल्ट का इसका मोलर मास कितना होता है, इसका होता है हमारे पास, ये आपको याद करना पड़ता है, 59 होता है। ठीक है, प्लस n कितने यहां 2, तो एक n का मास कितना होता है 14, तो 14 इंटू 2 करेंगे, मतलब 2 ऐसे कर लो, 2 इंटू 14 कर लेंगे, प्लस 3 मतलब यहां ऑक्सीजन कितना है ये पता होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन यहां देखो, यहां नहीं दिख रहा है आपको, नीचे करता हूं मैं, यहां करता हूं, मतलब यहां निकाल देते हैं मोलर मास। देखो कोबाल्ट का मास होता है 59 प्लस n कितने यहां 2n है ना, दिख रहा है आपको 2n है, तो n, एक n का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का होगा 2 इंटू 14, प्लस ऑक्सीजन यहां कितना है 3 टू द 6 ऑक्सीजन है, 3 टू द 6 ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, प्लस ये यहां 6 है ना, जो इस 6 को ऐसे ही रखो, मल्टीपल बाई वाटर का मास कितना होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वाटर का मास 16 इसका और 2 इसका 18, तो 6 इंटू 18 वाटर का मास होता है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा ये मोलर मास ऑफ इस कंपाउंड का, मोलर मास निकल जाएगा। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मोलर मास निकालना है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 291 ग्राम आएगा, यहां से ग्राम पर मोल आएगा। क्या आ गया इसका मोलर मास। बस तो मोल्स निकालने के लिए मास दिया हुआ है जो वो लिख दिया, डिवाइडेड बाई 291 ग्राम पर मोल लिख दिया। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहां से मोल निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इसको 30 डिवाइडेड बाई 291 करो। अच्छा 30 डिवाइडेड बाई 291 करो। अच्छा कर सकते हो आप। 30 डिवाइडेड बाई 291। ठीक है, यहां से आएंगे 0.1 मोल्स। ठीक है, देखो एक्चुअल में जो कैलकुलेटर पे मैंने किया वो आ रहा है 0.1030 0.1030 मोल्स, लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके 0.1 मोल भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहां से 0.1 मोल्स हमारे पास आ गए। मोल्स हमने निकाल लिए 30 ग्राम इसके, तो बस मोल्स को यहां पुट करना है, दैट्स इट। 0.1 डिवाइडेड बाई 4.3 लीटर है, तो यहां से आ जाएगी ना मोलैरिटी। 0.1 को 0.1 डिवाइडेड बाई 4.3, तो यहां से आएगा 0.023 0.023 रुको 0.023 ऐसे करके आया। तो इसको आप यहां से अगर हटाना चाहते हो तो 0.023 लिख दो सीधा बस। ठीक है, एम, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पहले पार्ट का आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ खास चीज नहीं है इसमें। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी थी सीधा, मोल्स आपको निकालने थे। यहाँ मोल्स के लिए ये पार्ट दिया हुआ है ना, तो अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक केमिस्ट्री पता है तो मोल्स से आप आराम से निकाल सकते हो। मोल्स का फार्मूला यूज करो, मास अपन मोलर मास निकालना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आ गया होगा। बस यहाँ जो मास दिए हुए हैं ना, ये जो दिए हुए एलिमेंट्स हैं सबके मासिस को प्लस करना है, सबके एटॉमिक मासिस को प्लस करना है। तो 11th में आपने पढ़ा ही होगा ना, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 है ना, कार्बन का 12 होता है, ऐसे करके सोडियम का कितना होता है तो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो, इसमें दूसरे पार्ट में वो फार्मूला लगेगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं बी पार्ट इसका। ठीक, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.2, देखो 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड टू 500 ml, ये किया है। ठीक, कुछ भी नहीं करना आपको, मोलैरिटी आपको निकालनी है। देखो ऊपर क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि मोलैरिटी निकालो। पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में ये बोला हुआ है कि 30 ml 0.5 m H2SO4 को डाइल्यूट किया, मतलब 0.5 मोलर H2SO4 था, उसको डाइल्यूट किया। वो पहले कितना था 30 ml, उसको डाइल्यूट करके 500 ml बना दिया। अब मोलैरिटी निकालो, तो इसमें फार्मूला लगेगा ना M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये तो अब देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में मोलैरिटी देखो M1V1 का मतलब है यहाँ M1 मोलैरिटी है, M2 भी यहाँ मोलैरिटी है, V1 V2 वॉल्यूम्स हैं। तो पहले केस में मोलैरिटी कितनी थी 0.5, तो M1 की जगह लिखोगे 0.5 इंटू V1 कितना है 30 ml है। ठीक है, इज इक्वल टू, बाद में आपको बोला गया है मोलैरिटी निकालनी है, तो मतलब आपको M2 निकालना है। तो बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई 500 ml, तो 500 लिख दो, दैट्स इट, 500 ml लिख दो। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा यहां से 15। ठीक, ml से ml तो कट जाएगा। ठीक, 30 को 0.5 से मल्टीपल करोगे 15 आएगा, इज इक्वल टू M2 इंटू 500 आएगा। अब M2 की वैल्यू निकालनी है, M2 इज इक्वल टू 15/500 आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब आप 15/500 करके देखो अच्छा कितना आता है, 15 डिवाइडेड बाई 500 0.03, यहां से आएगा 0.03 m। मोलैरिटी निकाल दी। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि मोलैरिटी निकालो, पहले पार्ट में आपने निकाली, दूसरे पार्ट में ये पूछा है, ये बोला गया है कि 30 ml था पहले, 0.5 मोलर था, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन था, उसको डाइल्यूट करके 500 बना दिया। तो वही हो गया ना, पहले मोलैरिटी इतनी थी और वॉल्यूम इतनी थी, अब बाद में वॉल्यूम इतनी हो गई, मोलैरिटी कितनी होगी। तो वही चीज है, पहले मोलैरिटी कितनी थी, वॉल्यूम कितनी थी, वो हमने लिख दिया, बाद में वॉल्यूम इतनी हो गई, मोलैरिटी कितनी होगी वो निकाल लिया M2, बस M2 यहां से निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकते हैं। ठीक, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन था। आई होप आपको
ये समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 बार सॉल्व करो इसको, नहीं आया फिर मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहां हमारा मोलैरिटी वाला टॉपिक खत्म हुआ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखते हैं, मोलैलिटी। ठीक, इसको हटाते हैं, लिख लो आप इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं मोलैलिटी। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास चीज नहीं है इसमें। तो सीधा सीधा आप डेफिनेशन लिखो पहले, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है मोलैलिटी को। ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। अगर आपको मोलैरिटी समझ में आया तो एक लाइक इस वीडियो को करो जल्दी। ठीक है, और कमेंट्स में आप मेरी तारीफ या फिर दिल बना दो। ठीक है, देखते हैं मोलैलिटी। लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per kg of solvent, per kg of solvent आएगा यहां। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। क्या है, कुछ भी नहीं है, वही मोलैरिटी जैसा ही है। उसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहां है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये आपको याद रखना, उसमें सोल्यूशन यूज होता है और यहां सॉल्वेंट यूज होता है, ये याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब कैसे डिफाइन करोगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के जो डिसॉल्व हुए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 केजी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट पड़े हुए हैं, वो होती है उसकी मोलैलिटी। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो आप उससे पहले लिख लो, इसको डिनोट कैसे करते हैं मोलैलिटी को, डिनोटेड बाय, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, मोलैलिटी इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से, इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां से बना सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक, ऊपर हमने देखो मोलैलिटी निकालने के लिए ऊपर हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखने, नीचे नीचे जैसे मोलैलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां नीचे सॉल्वेंट का मास आपको दिया होगा, ग्राम में होगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके यहां लिख लेना, या किसी भी में जिसमें भी होगा ना, होगा वो मास ही। ठीक, यही लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी, केजी आपको पता है मास के लिए यूज होता है, वही लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, ऊपर तो मोल्स आएंगे, ऊपर मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे मास है, तो मास किस में, केजी में, तो यहां से लिख सकते हो मोल पर केजी इसका यूनिट होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और मोल केजी इनवर्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको जैसे हमने उसको मोलर बोला था ना, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस यूनिट को एम स्मॉल एम से, और इसको बोलते हैं मोलल, मोलल। ठीक, उसको मोलर बोला था, इसको मोलल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी मोलैलिटी। और अगर आपके सामने, जैसे मैंने आपको उधर बताया था कि यहां लिख देता हूं मैं, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2m सोल्यूशन, तो इसका मतलब आप 2 मीटर सोल्यूशन मत बोलना, 2 मीटर नहीं है, ये स्मॉल m का मतलब है मोलल, 2 मोलल सोल्यूशन। ठीक, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2m का मतलब है, 2m की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, देखो m की जगह ये भी तो लिख सकते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी को m बोलते हैं, तो 2 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 मोल पर केजी को हम मोल बाई केजी भी तो लिख सकते हैं, मोल बाई केजी। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो यहां अगर मैं 1 लगा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि यहां 2 मोल डिवाइडेड बाई 1 केजी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2m का मतलब क्या हो गया, देखो 2m आपके सामने लिखा है, मतलब 2 मोलल सोल्यूशन, इसका मतलब हो गया इस सोल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है,
2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है किसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं लिख दूं यहां 3m का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। आया कैसे, यहां से आया ना, इस m को इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया, एक ही चीज है, बार बार रिपीट हो रहा है। उसको 2 मोल बाई 1 kg है, देखो 2m को हमने बना दिया 2 मोल बाई 1 kg, तो इसका मतलब यही हो गया ना। देखो ऊपर 2 मोल है, तो मोल किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं, तो नीचे सॉल्वेंट होता है 1 kg, तो इसका मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो 3m का मतलब क्या हो गया, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह 1.5m का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको मोलैरिटी का भी बताया था ना, जैसे मैं बोलूं 2.2 कैपिटल M, तो इसका मतलब हो गया 2.2 कैपिटल M, मतलब ये मोलैरिटी दी है। लेकिन अगर 2 स्मॉल m में, तो मतलब ये मोलैरिटी दी है। इस 2m का मतलब है 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg, वो हमने ऐसे निकाला। इस 2.2m का मतलब है 2.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको देखो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको पता ही है, ऐसे कर सकते हैं 2.2m, m होता है मोलर, मोलर के लिए क्या यूज किया था, मोल पर लीटर यूज किया था। तो इस 2.2 मोल पर लीटर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं मोल बाई लीटर, तो ऐसे भी तो लीटर के साथ 1 लगा दो, तो 2.2 मोल डिवाइडेड बाई 1 लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये आपको कराया, आप मोलैरिटी को भी ऐसे समझ सकते हो। 2.2 कैपिटल M का मतलब हो गया 2.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन 2 स्मॉल m का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना। मोलैरिटी में यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम यूज होता है, याद रखना, मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है, और मोलैरिटी में मास यूज होता है। ठीक, यही फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं। अब आप देखो, दोनों जो है डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए काम आती है। ठीक, जहां देखो, जहां सॉल्यूशन में वॉल्यूम का यूज होता है वहां मोलैरिटी यूज होती है, जहां सॉल्यूशन में जो मतलब सॉल्वेंट होता है वो उसका मास यूज होता है, तो वहां मोलैरिटी यूज होती है। ठीक, सिंपल है। तो बस ये होगी हमारी मोलैरिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये फार्मूला है। ठीक, ये वाला, दैट्स इट। तो अब देखो, इस बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सिंपल। ये वाला देखो, ये वाला आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बोला गया है इफ यू डिजॉल्व 30 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज दिया है 30 ग्राम इन 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो बोला गया है मोलैलिटी निकालो। तो सिंपल है, कैसे निकालोगे, देखो गिवन लिखोगे ना ऐसे, गिवन क्या दिया हुआ है 30 ग्राम्स सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला भी दिया है C12H22O11, ये सुक्रोज का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, C12H22O11, 30 ग्राम ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, 300 ग्राम्स ऑफ वाटर ये दिया हुआ है। बस मोलैलिटी निकालनी है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी को किससे करते हैं डिनोट, स्मॉल m से। ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ग्राम में नहीं लिखते, केजी में लिखते हैं। ठीक, ये अलग है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखो मोलैलिटी निकालनी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिखना है। तो अब देखो यहां सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, वो तो आपको पता है। इस क्वेश्चन में देख के आप बता सकते हो सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है। जो कम में वो सॉल्यूट है, देखो 30 ग्राम सुक्रोज है तो सॉल्यूट है ना। 300 ग्राम पानी है तो वो सॉल्वेंट है। तो यहां मतलब ये 300 ग्राम जो है ये सॉल्वेंट है, तो ये 300 ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें किस में, देखो ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, हमें चाहिए ये किलोग्राम में, हमें चाहिए ये किलोग्राम में, यहां हमें किलोग्राम में लिखना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम, यही होते हैं। ठीक, ऐसा कर सकते हो आप, ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कन्वर्जन के लिए मैंने क्लास 11th के लिए एक यूनिट कन्वर्जन वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो
कुछ ना कुछ आपको आता भी होगा। 300 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बस। तो आपको पता है 1000 ग्राम को होता है 1 kg, तो यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकालोगे तो 1/1000 kg आएगा। ठीक, अब 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है तो 300 ग्राम की कितनी आएगी, तो आप लिखोगे 300 ग्राम की वैल्यू आएगी 1/1000 मल्टीपल बाई 300, यही आएगा ना। देखो 2 किलो प्याज मतलब 1 किलो प्याज की वैल्यू 10 रुपया, तो 10 किलो प्याज की वैल्यू कितनी होगी, 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो वही चीज है। 1 ग्राम की वैल्यू इतने किलोग्राम में, तो 300 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, इतने किलोग्राम होंगे। तो बस इसको कर लो सॉल्व, 0 से 0 जाएंगे, 3/10 आ जाएगा। 3/10 इसको लिख लेंगे 0.3 kg। यूनिट कन्वर्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके आपको आते ही होंगे। ठीक, 11th में आप पढ़ते हो। तो यहां से हमारा मास आ गया 0.3 kg, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 0.3 kg, मतलब हमने जो लिखना है नीचे 0.3 kg हमारा आ गया। ऊपर हमें निकालने मोल्स ऑफ सल्यूट। देखो ये वही काम यहां करना है जो पहले क्वेश्चन में आपको कराया, मोल्स ऑफ सल्यूट डालने, लेकिन यहां 30 ग्राम सल्यूट दिया हुआ है। ठीक, तो मोल्स आप आराम से निकाल सकते हो ना। देखो ना, इसके मोल्स निकालने, ये सुक्रोज दिया है, इसका फार्मूला भी दिया है, तो फार्मूला क्या है, देखो यहां देखो, C12H22O11 ये फार्मूला है। ठीक, सुक्रोज का, तो ये दिया हुआ है 30 ग्राम। तो मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से एक बार, जाओ इसको हटाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया ना। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके मोल्स निकालने के लिए आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू मास कितना दिया है इसका, 30 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास लिखना है, मोलर मास। तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालने के लिए आप इसमें जितने एटम्स हैं सारे के एटॉमिक मासेस को प्लस कर दो। कार्बन 12 इंटू 12 कर दो। ठीक है, एक कार्बन का मास 12 होता है ना, तो यहाँ 12 है, 12 इंटू 12 कर दो। प्लस हाइड्रोजन 22 है, तो एक का मास 1 होता है, 22 का 22 होगा ना। प्लस ऑक्सीजन 11 है, तो एक का 16 होता है, 16 इंटू 11 कर दो। बस इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा मोलर मास। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे करूं, ठीक है, तो यहां आएगा 16 मल्टीपल बाई 11, 16 मल्टीपल बाई 11, यहां से आएगा कितना, यहां से आएगा 144 प्लस यहां 22 प्लस यहां से अगर आप मल्टीपल करोगे तो आएगा 176। ठीक, तो 176 प्लस 22 प्लस 144, यहां से आएगा 342 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा मोलर मास। तो यहां लिख लो 30 डिवाइडेड बाई 342, तो यहां से मोल निकल के आ जाएंगे आपके 30 डिवाइडेड बाई 342, यहां से आएगा 0.087, 0.087 मोल्स यहां से आएंगे। ठीक, ये मोल्स आपने निकाल लिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बस अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट करनी है, मोलैलिटी निकालनी है। मोल्स ऑफ सल्यूट कितने आ गए, 0.087, 0.087 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो नहीं, मास सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में रखना था तो यहां रख लिया केजी में, 0.03 kg आया, रख लिया, यहाँ kg में रख दिया, यहाँ मोल्स आ गए, इतने मोल्स आ गए। बस इसको करो डिवाइड। ठीक है, करो डिवाइड, तो कितना आएगा 0.087 डिवाइडेड बाई 0.3, यहाँ से आएगा 0.29। ठीक है, यहाँ से आएगा निकल के 0.29, और यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर केजी आएगा ना, मोल्स पर केजी, ये ऊपर मोल है नीचे केजी है, मोल पर केजी आएगा, या फिर 0.29 स्मॉल एम मोलल, क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, आसान है। तो आपने निकाल ली मोलैलिटी, सिंपल है, बस मोल्स निकालने आने चाहिए आपको, वो भी आपको आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो वो देखने के लिए मैं ये साफ करना पड़ेगा। देखो यहां देखो, ये आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, इसको आप खुद सॉल्व करो, मैं तब तक ये बोर्ड साफ करता हूं। ठीक है, खुद सॉल्व करो, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मोल्स भी नहीं निकालने आपको, सिर्फ 500 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया है ना, उसको केजी में कन्वर्ट करके डालो बस। ठीक है, हो गया आपसे, करो कोशिश करो, सॉल्व करो, उसके बाद यहां देखना। देखो यहां इथेनॉल दिया है, गिवन आप लिख सकते हो क्या है, 0.1 मोल सीधा सीधा दिए हुए हैं, 0.1 मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉल।
जो पीछे वाला था ना क्वेश्चन, उसमें ग्राम दिया था, हमें मोल निकालने थे। उसमें अगर ग्राम दिया तो ग्राम को उठा के फार्मूला में नहीं डालना है, मोल्स निकाल के डालना है, ठीक है। यहां मोल्स दिए हुए हैं इथेनॉल के, तो 500 ग्राम्स आपको वाटर भी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का एक और भी तरीका है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। 500 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे ना तो यहां से भी किलोग्राम ही आएगा। देखो मैं कन्वर्जन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, कन्वर्जन का मैंने अलग से एक लेक्चर डाला है क्लास 11 के लिए, वहां से आप देख सकते हो अगर नहीं आता आपको, ठीक है। तो देखो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है, यहां से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5/10 आएगा, तो यहां से आएगा 0.5 kg। बस ये आ गया, डालो इसको उठा के, तो क्या लिखोगे, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी m इज इक्वल टू क्या लिखना है ऊपर, मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास इन केजी लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स कितने दिए हुए हैं, 0.1 मोल दिए हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई मास कितना दिया है केजी में, 0.5, 0.1 अपॉन 0.5 करो, देखो क्या आता है, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 आएगा यहां से, तो यहां से आएगा 0.2। तो यहां आपको पता है मोल अपॉन केजी ऐसे लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, या फिर 0.2 स्मॉल m लिख सकते हैं। 0.2 मोलल इसकी मोलैलिटी आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्व करोगे तो आप बड़े भी कर लोगे, फिर अगर स्टार्टिंग में बड़े पे ही जंप मारोगे फिर छोटे भी नहीं होंगे आपसे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, बस ये हो गया हमारा यहां कंसेप्ट खत्म। ठीक, अभी हम चलते हैं मोलैलिटी के ऊपर, ठीक है। मोलैलिटी में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, अगर समझ आया, ठीक है, अगर समझ नहीं आया नहीं करना, ठीक। अगर समझ नहीं आया फिर तो आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं, देखो मुझे एक अच्छा टीचर बनना है केमिस्ट्री का, ठीक। तो मुझे यूट्यूब के बगैर कहीं और इतनी ऑडियंस नहीं मिल सकती है। यूट्यूब में मैं घर बैठ के बहुत सारे लोगों को अपना मतलब अपने तरफ से या किसी की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, तो इसलिए यूट्यूब पे ही पढ़ाना अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप भी मेरे साथ रहोगे इस जर्नी के अंदर तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, मुझे भी आस्ता आस्ता जब मेरे अंदर परफेक्शन आ जाएगी तो आपके अंदर भी परफेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये बैच इसी तरह चलता रहेगा, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी मोलैलिटी वाला कंसेप्ट हो गया खत्म। अभी हम चलते हैं थर्ड, देखते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक। इसको हटा देते हैं, लिख लो आप इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा आप ये लिखो। आपको मोल फ्रैक्शन जो है पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो निकालते कैसे हैं, ठीक। तो देखो आप लिखो यहां सीधा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of moles of all components, total number of moles of all components, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो आप ये भी लिख सकते हो वहां, ठीक। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। डिवाइडेड ही लिखना है, ये आप डिफाइन भी कर सकते हो और ये फार्मूला भी लिख सकते हो वहां, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय काई नाम का सिंबल होता है, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखो यहां लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक। और जिसकी आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है जिस कंपोनेंट की,
उसके मोल्स लिखने ऊपर, उसके मोल्स लिखने डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने। देखो अगर आपका एक सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है एक सल्यूट है, अगर आपको सल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ऊपर सॉल्वेंट, अगर सपोज अगर सल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ऊपर सल्यूट के मोल्स लिखोगे, नीचे टोटल मोल्स लिखोगे। टोटल मोल कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स को प्लस कर दोगे। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आया, हम बाइनरी सोल्यूशन के लिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है, इसको काई बोलते हैं या चाई, कुछ लोग चाई बोलते रहते हैं, चाय नहीं बोलना चाई, ठीक है, चाई नहीं बोलना, आप काई बोलना, इसको काई बोलते हैं, ठीक है। एक्स की तरह एक सिंबल होता है, आपको पता ही है। अब देखो एग्जाम्पल, हम बाइनरी सोल्यूशन के लिए निकालते हैं। इन बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन आगे लिखोगे हैविंग नंबर ऑफ मोल्स, हैविंग नंबर ऑफ मोल्स एन ए एंड एन बी, ठीक। सपोज हमने एक सोल्यूशन बनाया है, यहां डब्बा बना दो, ठीक है, ये डब्बा बनाया हमने, इसमें हमने सोल्यूशन बनाया है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। देखो यहां सोल्यूशन बनाया है, यहां ये बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी मैंने आपको पहले ही बताया था, बाइनरी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं। सपोज एक इसमें वाटर है और दूसरा इसमें सॉल्ट है, ये बाइनरी सोल्यूशन है। अब मैं बोल रहा हूं सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स इसमें जो प्रेजेंट है वो है हमारे पास Na, और वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है Nb। आपको पता है मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, मोल्स को हमेशा n से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री में, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ी है ना 11th और उसमें 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में फंडामेंटल क्वांटिटीज, वहां आपको बताया था ना कि मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na यहां मैंने लिखा है सॉल्ट के मोल्स हैं, Nb यहां वाटर के मोल्स हैं, और ये सोल्यूशन बाइनरी है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, इन बाइनरी सोल्यूशन हैविंग नंबर ऑफ मोल्स Na एंड Nb, मतलब एक बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट है, उसमें एक कंपोनेंट के मोल से Na, दूसरे के मोल से Nb, ठीक। तो अब आप दोनों की ही मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, चाहे आप सॉल्ट की मोल फ्रैक्शन निकालो चाहे आप वाटर की निकालो, आपकी मर्जी, दोनों की ही निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखोगे, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज अगर मुझे निकालनी है यहां, देखो ये सॉल्ट है ना, आप एक काम करो, इस सॉल्ट को छोड़ो, सॉल्ट वाटर को छोड़ो, आप ए बी लिख दो। ये कंपोनेंट बी है सोल्यूशन में, ये कंपोनेंट ए है, ठीक है। एक सॉल्वेंट है एक सल्यूट है, वो तो आपको पता ही है, दो कंपोनेंट्स हैं। तो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं एन बी, ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं एन ए, ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए की, तो आप क्या करोगे, ऐसे डिनोट करोगे काई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक। तो यही है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब है कोई भी कंपोनेंट, तो काई ए का मतलब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो अगर हम ए की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसकी निकालनी है उसके मोल्स लिखने पड़ेंगे। तो ए की निकालनी है तो ए के मोल्स कितने, एन ए, देखो इस सोल्यूशन में ए के मोल्स कितने, एन ए, ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के मोल लिखने हैं। तो सारे कंपोनेंट इसमें क्या है, टोटल कंपोनेंट कितने हैं, एक तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखो क्या किया मैंने निकालनी है ए की मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई ए से, इसका मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी कंपोनेंट की निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, पहले उस कंपोनेंट के मोल्स लिखने जिसकी आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो ए की निकालनी है, ऊपर ए के मोल्स लिख दिए, तो ए के मोल्स को रिप्रेजेंट किया है यहां एन ए से, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो ऑल कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट क्या है, ए और ए प्लस बी दोनों ही है ना। तो ऑल कंपोनेंट्स के मोल्स लिखने नीचे, तो एन ए हो गए एक कंपोनेंट के मोल, एन बी हो गए दूसरे कंपोनेंट के मोल्स, ठीक। तो बस लिख दिया एन ए प्लस एन बी, तो ऐसे निकल जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है इसी सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जिसकी निकालनी है उसके मोल्स ऊपर लिखने हैं, तो एन बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। देखो आया समझ में,
क्वेश्चंस कराएंगे फिर और समझ में आएगा। ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, यही फार्मूला यूज करके मैंने ये डाला है यहाँ। ठीक है, सिंपल है। ठीक, अगर ए की निकालनी है उसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बी की निकालनी है उस बी के मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर कोई और भी कंपोनेंट यहाँ होता, सी होता, डी होता, ई होता, तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते। ठीक, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखें अब देखो क्या इसका कोई यूनिट होगा? यूनिट, यूनिट होगा कोई? देखो यूनिट निकालने के लिए हम फार्मूला से निकालते हैं। अब देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी नीचे। ठीक, तो नीचे भी क्या है, मोल्स है, तो मोल्स इंटू मोल्स सारा कट जाएगा तो यूनिट लेस हो जाएगा ये। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये ऐसे निकालते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं यहां, आप भी अंडरलाइन कर लो रेड पेन से। देखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, लिख दो ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक, ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है ये समझो। देखो अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है ना, ये इसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हो या कंपोनेंट बोल सकते हो। इस सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल्स, दोनों कंपोनेंट की जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना, दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। ठीक है, अगर 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। अगर 4 कंपोनेंट्स है, चारों की ही मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है, वही मैंने लिखा है, मोल्स का सम 1 नहीं आएगा, मोल्स का सम 1 नहीं, मोल फ्रैक्शन का सम 1। ठीक है, सम 1 जो होता है, इस 1 को यूनिटी भी बोलते हैं, 1 को यूनिटी भी बोलते हैं ना, आपने अगर मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा 1 को यूनिटी भी बोलते हैं। तो यहां मैंने लिखा है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबका सम अगर हम करेंगे तो वो यूनिटी आएगा, मतलब 1 के बराबर आता है। जैसे अगर ये बाइनरी सोल्यूशन है तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, और अगर सपोज मैं कोई और सोल्यूशन बनाता हूं, यहां उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी और सी, 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। तो एक्स, ये काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, ये क्या हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, जितने कंपोनेंट्स हैं सबका सम 1 आएगा, ये याद रखना। ठीक, और मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल्स नहीं है। ये मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे, वो तरीका ये वाला है। ठीक है, वो हमने सपोज हमें ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो हम मोल्स ऑफ ए लिखेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर देंगे। बी की निकालनी है तो बी लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर लेंगे। सपोज हमारे पास, देखो एक और समझाता हूं आपको, सपोज हमारे पास ये सोल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़े तो आप बोलोगे काई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ऐसे होता है। अगर 4 कंपोनेंट आगे तो फिर आपको निकालना पड़े तो फिर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी एन डी कर देना। ठीक है, ये कर देना आप। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसी वजह से एक और चीज लिखी होती है आपकी बुक के ऊपर कि देखो ये मोल फ्रैक्शन का सिस्टम कुछ ऐसे चलता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसके निकालने हैं उसके नीचे ए प्लस बी प्लस सी। तो इस वजह से आपकी बुक के ऊपर एक लिखा होता है कि फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आप लिखो यहां, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर
ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है, देखो ये सोल्यूशन था, इसमें 2 कंपोनेंट थे, इसमें 3 कंपोनेंट थे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 8 जितने भी हो, वही उसके लिए लिखा है फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसके बहुत सारा आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन जो होगी वो किसके बराबर होगी, उसमें कंपोनेंट्स कितने, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला ऐसे करके ऐड कर सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, आप ये लिख सकते हो फार्मूला, इसी के नीचे लिख सकते हो आप, काई आई इज इक्वल टू, ठीक है, काई आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे करो, और यहां जाएगा ni तक, ऐसे लिख सकते हो फार्मूला, ठीक। ये आपको पता है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो ऐसा फार्मूला मैथ्स में होता है सब्मेशन वाला। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है तो ऐसे लिखोगे, 3 कंपोनेंट है तो ऐसे लिखोगे, अगर बहुत सारे कंपोनेंट है तो फिर जितने भी कंपोनेंट है ऐसा फार्मूला यूज करोगे। अगर आई कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, जितने हैं उतने। अगर यहाँ 2 है, मतलब 2 कंपोनेंट है, तो ये डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 तक होगा, ठीक। अगर 3 है तो ये डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। अगर बहुत सारे हैं तो यहाँ करके ni तक जाएगा। और इस चीज को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू करो और लिखो, ऊपर तो वही लिखना है, ऊपर ni लिखना है, नीचे समेशन करो और लिखो समेशन ni, ठीक है, बस ये लिखना है आप, समेशन ni। देखो ये फार्मूला समझना बड़ा ही आसान है, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर यहां लिख देता हूं कि अगर i कंपोनेंट से तो फिर क्या होगा, ni डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश 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 ni, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर ni ही आएगा। ni क्यों आया, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो किसी एक जिसके निकालने मोल्स उसी का मोल्स ऊपर लिखने पड़ते हैं ना, नीचे सब के लिखने पड़ते हैं। तो इस प्लस को आप समेशन करके ni कर दो, ये ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मुझे लग रहा है आपको यहां भी नहीं दिखेगा, ni ऐसे डिवाइडेड बाई समेशन ni, ऐसे कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि अगर 2 कंपोनेंट है तो नीचे n1 प्लस n2 आएगा, तो ऊपर वही आएगा जिसकी आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अगर 3 कंपोनेंट है तो नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 आएगा। अगर 4 कंपोनेंट है सोल्यूशन में तो नीचे मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2 प्लस मोल्स ऑफ 3 प्लस मोल्स ऑफ 4 आएगा। देखो ना, n1 n2 n3 लिखो या फिर n a n b n c लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि अगर हम कंपोनेंट्स को 1 2 3 कर दें फिर तो हम n1 प्लस n2 प्लस n3 लिखेंगे ना। अब हमने कंपोनेंट्स को ABC करके लिखा तो हमने तभी ABC लिखा, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहां दिख रहा है तो तब भी ठीक है, यहां दिख रहा है तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो आपको बस याद रखना है कि निकालते कैसे हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस बेस पे, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसको मैं हटाता हूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कर लिया। अभी मोल फ्रैक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल वाले देखते हैं पहले, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक, ये वाला देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड 1.5 मोल्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। देखो, एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें इथेनॉल के 0.5 मोल्स हैं, इथेनॉल के 0.5 मोल्स हैं, ठीक है। और क्या है उसमें, वाटर है, वाटर के कितने मोल्स हैं, 1.5 मोल्स हैं, ठीक। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, आपको निकालना है काई इथेनॉल, यही है ना। काई इथेनॉल का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो काई इथेनॉल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, यही होगा ना। काई इथेनॉल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होता है। जिसके निकालने हैं उसके लिखो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल लिखो,
बस इतना ही है। तो ये आपको यही निकालना था इथेनॉल का। तो इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं 0.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 1.5। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो। 0.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1.5 प्लस 0.5 करेंगे 2.0 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे अगर तो यहां से आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2.0 करो। अच्छा कितना आता है ठीक है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 0.25 यहां से आएगा 0.25। क्या आ गई मोल फ्रैक्शन। यूनिट तो इसका कुछ होता नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपने निकाल लिया, सिंपल है। अब आप यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो तो आप ऐसे करोगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब ये प्लस ये। तो ऊपर ऊपर जिसका निकालना है वो लिखना है, नीचे क्या लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऊपर वाटर के मोल्स कितने आए देखो 1.5 है डिवाइडेड बाई इथेनॉल प्लस वाटर के मोल्स को प्लस करके 2 आया था, यहां 2 लिख दो। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, जितना आएगा वही मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.75 आ जाएगा यहां से आंसर। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो इन क्वेश्चंस में सीधा सीधा मोल्स दिए हुए हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां आपको वही सिस्टम दिया होगा जो मैंने आपको पहले बताया ना, ग्राम वाला। वो ग्राम ग्राम करके सल्यूट दिया होगा, तो वहां से भी तो आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। ग्राम से आप मोल्स निकाल सकते हो, फिर मोल्स को उठा के यहां पुट करके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आप खुद करो। अच्छा करो, अच्छा वीडियो पॉज करके करो। मैं 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक करो। कुछ भी नहीं है इसमें, मिक्सचर है जिसमें 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालनी है आपको, नाइट्रोजन गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। करो इसको सॉल्व। जो पहले करेगा उसको एक टॉफी मिलने वाली है। ठीक है, एक टॉफी 1 रुपए वाली। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ही 1 रुपए वाला है। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस है, उसके 2 मोल्स दिए हुए, और 3 मोल हाइड्रोजन गैस के दिए, H2 गैस है उसके 3 मोल्स दिए। पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब काई N2 निकालना है। तो क्या लिखेंगे, N ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2। यही होता है, जिसके मोल्स निकालने हैं उसको ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल देखो n का मतलब भी मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। तो इज इक्वल टू n ऑफ नाइट्रोजन कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने दिए हैं 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने 2, नाइट्रोजन के कितने 2 प्लस हाइड्रोजन के कितने 3। तो बस 2/5 आ जाएगा, 2/5। तो 2 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है तो आपको पता ही है 0.4 आएगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगी 0.4 मोल फ्रैक्शन। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन निकालो। ठीक, अब देखो एक और भी तरीका है यहां से मोल फ्रैक्शन निकालने का। अगर आपके सामने आपको देखो, आपको अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों की पूछी है, तो आपने अगर सिर्फ नाइट्रोजन की निकाल ली तो हाइड्रोजन की वैसे ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मूला पता है ना, मैंने अभी बोला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बाइनरी सोल्यूशन है ना, 2 ही कंपोनेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो 2 कंपोनेंट हो चाहे 3 कंपोनेंट हो, उनकी मोल फ्रैक्शन 1 होता है, 1 होती है। तो आप देखो कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। यही होगा ना, ये भी तो यूज कर सकते। ठीक है, इसको कब यूज करेंगे। अब देखो नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन आपने निकाल ली 0.4, तो यहां लिख लो 0.4 निकाल ली, प्लस काई H2 आपको निकालना है इज इक्वल टू 1।
तो अब यहां से क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं हम, 1 माइनस 0.4 करेंगे, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। देखो ऐसे कर सकते हैं ना, काई H2, काई, देखो काई H2 निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो अगर कोई सोल्यूशन है आपको दिख नहीं रहा है, इधर इधर करते, देखो यहां तक दिख रहा है आपको, तो काई H2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 करेंगे 0.6 आ जाएगी। हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन की आ जाएगी 0.6, इसकी आ जाएगी 0.4। क्योंकि ये फार्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, अगर बाइनरी सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक की मोल फ्रैक्शन आपने निकाल ली, दूसरे की कैसे निकालोगे, 1 में से इसको माइनस कर लो, जिसकी निकाल ली उसको 1 में से माइनस कर लो, दूसरे की आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला भी तो होता है कि दोनों की मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होती है, ये भी तो मैंने आपको बताया। ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा यहां भी यूज कर सकते हैं। अगर इथेनॉल की आपने निकाल ली, वाटर की निकालनी है, तो 1 माइनस इथेनॉल की करो, वाटर की मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। ठीक, ये भी आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमने तीनों ही ये खत्म कर लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लेके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, वहां से नीट में 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको पहले करा देता हूं। ठीक, उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बस उसके बाद लेक्चर खत्म, टॉपिक तो आज के हमारे खत्म हो गए। तो इसको हटाते हैं एक बार, फिर वो जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक, ठीक है, अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से नीट में क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। देखो पहले आपको मैंने बताया था ना कल कि हमने कितने पढ़े, हमने हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मास परसेंट पढ़ा, हमने वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, है ना, हमने मास पाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, हमने पीपीएम पढ़ा, हमने मोलैरिटी पढ़ा। ठीक है, हमने मोलैलिटी भी पढ़ लिया, और हमने मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, इन सब के हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ठीक, इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7, इतने हमने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर लिए। अब देखो एक और भी होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, जब आप नीट वगैरह की कोचिंग करोगे वहां आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इसका फार्मूला बता देता हूं यहां, कि जो नॉर्मेलिटी होता है ना, नॉर्मेलिटी ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहां आपको अगर पता है ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना भी सिखाना पड़ेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इतना भी अगर आपके एग्जाम में आ गया ना जेके बोर्ड में, तो इतना भी आप लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ऐसा आएगा ना, डिफाइन नॉर्मेलिटी ऐसा आ सकता है, क्योंकि बाकी टेक्स्ट बुक में तो इसके बारे में कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे मत पढ़ो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में वही पढ़ना चाहिए आपको। टेक्स्ट बुक में इतने ही थे जो हमने खत्म कर लिए, नॉर्मेलिटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक, उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ भी होता है, वो भी टेक्स्ट बुक में नहीं होता। ठीक, तो देखो नॉर्मेलिटी जो है ना, नॉर्मेलिटी उसमें उसको आप डिफाइन कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्मेलिटी मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स यहां यूज होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी आप इसको रहने दो, आपने अगर पढ़ा है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में तो ठीक है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, यहां से एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल सिंपल, वो कराने के लिए। अब आपको बस इतना याद रखना है कि नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, बस इतना याद रखना है। नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे। ठीक, वॉल्यूम पे। अब देखो एक चीज और है, जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। आप बस इतना याद रखो, वॉल्यूम जो है इज टेम्परेचर
टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये याद रखना, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में से जिस जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आती है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक, ये याद रखना। अब देखो इसमें वॉल्यूम आती है, नहीं आती, इस वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम आती है तो आती है, मास बाई वॉल्यूम में वॉल्यूम आती है, आती है, पीपीएम में वॉल्यूम आती है, नहीं आती, मोलैरिटी में वॉल्यूम आती है, यस, मोलैलिटी में वॉल्यूम आती है, नहीं आती, मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम आती है, नहीं, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आती है, यस आती है। ठीक है, स्ट्रेंथ को आप छोड़ दो, ये ऐसे ही है, इसको रहने दो। अब देखो जहां जहां वॉल्यूम आती है, जिस जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आती है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहां डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और इस बेस पे इसी 2023 12th में जो एग्जाम हुआ था वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो कैसे। अब मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूं, वो लाइन आप लिखो। देखो यहां मैं लिख देता हूं मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट पीपीएम और क्या है, मोलैलिटी, मास परसेंट पीपीएम मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये लिखो आप, नीचे लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लेना, आर टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो ये चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि इन चीजों में वॉल्यूम का नाम ही नहीं है। देखो मास परसेंट में वॉल्यूम का नाम नहीं है, पीपीएम में मोलैलिटी में वॉल्यूम का नाम नहीं है, मास का नाम है, वॉल्यूम का नाम नहीं है, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम का नाम नहीं है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। एंड आप लिख सकते हो वॉल्यूम परसेंट मास बाई वॉल्यूम परसेंट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है, आर टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज, लिख लो आगे, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि देखो मैं यही कर रहा हूं कि आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। ठीक, मतलब मैं नीट की कोचिंग नहीं करा रहा हूं आपको, मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ नीट के क्वेश्चन भी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इस बेस पे आपको सॉल्व होने चाहिए। तो यहां देखो लिखा हुआ है मास परसेंट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, पीपीएम मोलैलिटी द मोल फ्रैक्शन आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एंड वॉल्यूम परसेंट मास बाई वॉल्यूम परसेंट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम इनमें इन सब में वॉल्यूम आता है। देखो वॉल्यूम परसेंट में भी वॉल्यूम आता है, मास बाई वॉल्यूम में भी वॉल्यूम आता है, मोलैरिटी में भी वॉल्यूम आता है, नॉर्मलिटी में भी देखो वॉल्यूम आता है। तो जिनमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक, तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, बस आप इनको लिख के आप ये याद रखना, जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो टेक्स्ट बुक पे ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है। देखो टेक्स्ट ये जो है ना, ये किसी दूसरी बुक पे लिखा हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। टेक्स्ट बुक पे इतना लिखा हुआ है कि सिर्फ मोलैरिटी ऐसी है, मोलैरिटी ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेक्स्ट बुक पे ये लिखा हुआ है। सिर्फ मोलैरिटी ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, वहां क्लियरली नहीं लिखा हुआ। लेकिन बाकी भी जिनमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस बेस पे देखो ये क्वेश्चन, ये देखो, ये देखो, ये नीट में पूछा था 2017 में। देखो लिखा हुआ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सी यहां से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो आप यहां से ऑप्शन देखो, देखो मोल फ्रैक्शन डिपेंड है टेम्परेचर पे, नहीं। डी ऑप्शन देखो, मोलैलिटी डिपेंड है टेम्परेचर पे, मोलैलिटी डिपेंड है, नहीं। वेट परसेंटेज का मतलब हो गया मास परसेंटेज, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड है, नहीं।
ठीक। और मोलैरिटी डिपेंड है टेम्परेचर पे तो है, देखो यहाँ ये टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आया है, टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो यहां से इसका आंसर हो गया मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ऐसा 2023 में जेके बोस एग्जाम में भी आया था। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन नीट में आया था, ये वाला, ठीक, ये वाला। अब देखो ये और वो पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट पूछा है और ऑप्शन भी चेंज किए हैं। देखो यहां पूछा है कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, यहां से कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अब देखो यहां ये वाला कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने पढ़ाया, टेक्स्ट बुक पे इतना ही लिखा है, इससे भी क्वेश्चन आया है, लेकिन इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आया है। देखो कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक। अब देखो बी ऑप्शन, देखो वेट वॉल्यूम परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंट का मतलब हो गया मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखो वेट वॉल्यूम परसेंट मतलब इसमें तो वॉल्यूम आता है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक। सी ऑप्शन देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है कि नहीं, नहीं है, ठीक। देखो ऐसे समझो, पहले आप एक काम करो, देखो इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि कौन सा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, कौन सा यहां से टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आपको पता है पहला देखो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया। देखो यहां इसको पढ़ो, नॉर्मलिटी डिपेंड करता है और डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम का नाम होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो वेट वॉल्यूम परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंट ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जहां वॉल्यूम आती है वो डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया ना वेट वॉल्यूम परसेंट मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। उसके बाद डी ऑप्शन देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो तो यही लिखा हुआ है सीधा कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि मोलैरिटी में भी वॉल्यूम आती है। अब आप देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, देखो यहां ये लिखा हुआ है मास परसेंट पीपीएम मोलैलिटी, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बाकी सारे डिपेंड करते हैं, बाकी सारे देखो नॉर्मलिटी भी डिपेंड करती है, वेट वॉल्यूम परसेंट भी डिपेंड करता है, मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और पूछा हुआ है कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो मोलैलिटी जो है इसका आंसर है, मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये तब ही सॉल्व हो सकता है अगर ये लाइन हो हमारे पास, लेकिन अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पे देखें उस पर सिर्फ ये लिखा है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन यहां बाकी वाले भी तो दिए हुए हैं, देखो वेट वॉल्यूम परसेंट भी डिपेंडेंट है, मोलैरिटी भी डिपेंडेंट है, मोलैलिटी मतलब नॉर्मलिटी भी डिपेंडेंट है, ये भी आपको आना चाहिए, तो इसलिए ये लाइन आप एक बार पढ़ के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो आपको डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, तो मोलैरिटी टिक कर लेना, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन बाकी वाले में से जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक। जैसे नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी मैंने इसलिए आपको बताया नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आती है, नॉर्मलिटी कुछ नहीं होता, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, दैट्स इट, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज का काम करता है, यहां देखो ये क्वेश्चन नीट में आया था 2012 में। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल ऑफ रेडिएटर, कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पे कौन सा यूज होता है। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकोल पड़ा था, तो जहां ग्लाइकोल है उसको टिक कर देना और कुछ मत करना, मिथाइल अल्कोहल नहीं, नाइट्रोफिनोल नहीं, डी ऑप्शन इथाइल अल्कोहल नहीं, बी ऑप्शन ग्लाइकोल ये करेक्ट है, ये हमने पढ़ा था ना। इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है, 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है एंटी फ्रीज, मैंने आपको कल पढ़ाया था, देखो यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो लास्ट में हम इन सब जितनी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी ना, इनको यूज करके कुछ 2-3 थोड़े मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखो लेक्चर लेंथी है लेकिन मैं करवा भी तो रहा हूं ना आपको बहुत सारा, ठीक। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत सारा बेस है ना वो क्लियर होता चलेगा, ठीक है। इतना आप लिख लो, इस सब को लिख लो सारा, ये सारे हमने पढ़ लिए, लिख लो, फिर आगे चलते हैं इसको, मतलब फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अभी हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें सारी ही टर्म्स यूज होंगी, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हमने सारी ही यूज होंगी। तो पहला हो गया हमारा ये वाला, ठीक। अब देखो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, तो लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, ठीक। मतलब
ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल लिया गया, उसमें कंटामिनेशन थी, उसमें पड़ा हुआ था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला दिया है CHCl3, CHCl3 ये पड़ा हुआ है उसमें, ठीक। और ये बताया गया आगे कि ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। आगे बोला गया है लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। कंटामिनेशन का लेवल कितना था? 15 ppm बाई मास। कल पढ़ाया था आपको, मतलब 15 ppm में लेवल ऑफ कंटामिनेशन, मतलब पानी के अंदर चेक किया गया, ये क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ है और कितना पड़ा हुआ है? 15 ppm पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। इसको मैंने आपको कल बोला था ना कि पीपीएम को हम परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम या फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंट में, मतलब मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट या मास बाई वॉल्यूम परसेंट में चेंज कर सकते हैं। बताया था आपको, आपने लिखा होगा, देख लो, ठीक है। तो अब देखो यहां इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि 15 ppm बाई मास दिया है CHCl3, आगे लिखा हुआ है इसको परसेंट बाई मास में चेंज करो, मतलब इस 15 ppm को मास परसेंट में चेंज करो, ठीक है। अब कैसे चेंज करेंगे? देखो 15 ppm का मतलब पता है आपको, कल बताया था। 15 ppm का मतलब यही होता है कि 15 पार्ट्स पर बिलियन पार्ट्स, यही होता है बिलियन पार्ट्स, मतलब 15 पार्ट्स। ये किसका ppm दिया है? CHCl3 का। तो आप बोलोगे 15 पार्ट्स ऑफ CHCl3 इन 10⁻⁶ पार्ट्स, ये लिख सकते हैं। और अगर आपको ppm का फार्मूला पता हो तो वो यही था। ये पहला पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 15 पार्ट्स, 15 ppm का मतलब होता है 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 15 पार्ट्स ऑफ CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म इन 10⁻⁶ पार्ट्स। इसको अगर हम जो फार्मूला हमने कल बनाया उस बेस पे देखें तो ऐसा बोल सकते हैं 15 ग्राम डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ ग्राम, लिख सकते हैं नहीं? 15 पार्ट्स पर मिलियन, देखो ना, 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, मतलब ऐसे 4 मार्क्स आए 10 से, ठीक। 4 पार्ट्स पर 10, यही है ना, 4 मार्क्स 10 से आए। 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, मिलियन को 10⁻⁶ बोलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है मास, तो ग्राम लगा दो, 15/10⁻⁶ ग्राम। अब देखो इसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप मास में नहीं, मास परसेंट में। अब देखो अगर आपके 10 में से 4 मार्क्स आए, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीपल बाई 100 करते हैं, दैट्स इट, तो आ जाती है परसेंटेज। अगर 100 में से आपका 80 मार्क्स आया तो मल्टीपल बाई 100 करते हैं ना, तो यहां से आ जाते हैं 80% मार्क्स, तो बस। अब देखो 10⁻⁶ में से 15 ppm था, मतलब 15 ppm का मतलब हो गया 15 पार्ट्स कितने में से? इतने में से, मतलब इतने में से इतने नंबर आए, तो मल्टीपल बाई 100 कर दो ना, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मल्टीपल बाई 100, यहां से जो आएगा वही तो परसेंटेज आएगी। तो देखो इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁶ को ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। 15 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4 आ जाएगा। देखो 6 - 2 करेंगे, बेशतर सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 6 - 2 4, तो ये परसेंट आ जाएगा। बस 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंट आ जाएगा। 15 ppm को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, आया 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंट, ठीक है, ऐसे आ गया। ये इस पहले का आंसर है। देखो सिंपल था, कुछ नहीं हमने करना क्या था, हमने 15 ppm जो आया उसको कन्वर्ट करना था परसेंटेज बाई मास में, तो हमने उसको कर लिया ना। 15 ppm मतलब 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट, तो 15 में मतलब इतने में से इतने मार्क्स आए, मल्टीपल बाई 100 करो, मास परसेंट आ गया, ये निकालना था, ठीक। दूसरा देखो पूछा हुआ है मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी, ये पहले का आंसर था, ठीक, पहला। दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, वाटर सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी निकालो। तो मोलैलिटी मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है, यही होता है, कुछ खास नहीं है ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना। 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है।
ठीक, अब देखो मोलैलिटी आपने निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मोल्स तो यहां दिए ही नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे ये बोलो। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही करना पड़ता है, मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स मास कितना है, देखो किसके मोल्स निकालने, सॉल्यूट के, सॉल्यूट है क्या CHCl3, तो CHCl3 का मास यहां से आपको कैसे पता चल सकता है। ठीक है, अब देखो ये हमने लिखा ना 15 ग्राम में 10⁻⁶ ग्राम में, मतलब 15 ppm से हमें यही समझ आया कि 15 ग्राम में 10⁻⁶ ग्राम में, मतलब 15 ग्राम सॉल्यूट है 10⁻⁶ ग्राम सॉल्वेंट में, तो इस 15 ग्राम यही तो है ना मास, यही तो मास है CHCl3 का, तो बस मास लिख लो 15 डिवाइडेड बाई मोलर मास CHCl3 का निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालेंगे, CHCl3 है ना, कार्बन का 12 होता है जमा हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 1 का और 3 का इंटू मल्टीपल बाई 3 कर लो। ठीक है, और यहां से अगर आप करोगे तो 119.5 ग्राम आएगा, 119.5 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो बस 15 डिवाइडेड बाई 119.5 ग्राम पर मोल कर लो। ठीक है, ये ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से मोल्स आ जाते हैं हमारे पास, एक मिनट को डिवाइड करता हूं, क्या आ जाते हैं 15 डिवाइडेड बाई 119.5 0.12, यहां से आ जाएंगे 0.12। ठीक है, ये आ जाएंगे, बस मोल्स निकल गए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी देखो यहां से ही पता चल जाता है ना। देखो 15 ppm को हमने इसमें कन्वर्ट किया ना कि 15 पार्ट्स इन इतने पार्ट्स, यही होता है 15 ppm का मतलब। ठीक है, 15 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, यही मतलब है, मल्टीपल बाई 100 किया था तो इसका मतलब यही था ना, है ना। तो 15 किसका मास है, इसका, और ये क्या है, ये क्या है, ये तो वो पूरा सॉल्वेंट है ना, ये पूरा पूरा पानी है ना, पूरा पानी जिसके अंदर 15 ग्राम क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक, 15 ppm से ये हमें पता चला, तो 10⁻⁶ यहां वो सॉल्वेंट है। ठीक, और ये जो 10⁻⁶ ग्राम है ना यहां, इस ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करो पहले। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप। ठीक, देखो कुछ करना नहीं है इसमें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए 0.12 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिखना है, ये 10⁻⁶ ग्राम है। ठीक है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे करो, 10⁻⁶ ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितने केजी होता है, 1 kg। ठीक, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने केजी होता है, 1/1000 kg। ठीक है, और ये कितने ग्राम है, इतने ग्राम। ठीक, अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस 1/1000 kg को 1/10⁻³ kg भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू इतने केजी हो गया, इतने ग्राम इज इक्वल टू कितने केजी होगा, तो आप बोलोगे 10⁻⁶ ग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻³ इंटू 10⁻⁶ kg, इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, यहां से तो बचेगा 10⁻3। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो ये 10⁻3 ऊपर जाएगा ना, तो यहां से ओवरऑल 10⁻3 kg बचेगा। ठीक, तो बस ये 10⁻6 है, इसको 10⁻3 kg कर लो, तो यहां से ऐसा आएगा 0.12, इसको अगर हम करेंगे तो ये 1 के आगे 3 0 आ जाएंगे, बस इसको कर लो सॉल्व, 0.00012 ये आएगा, 0.000 ये आएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो वो आप करोगे तो आएगा 1.2 इंटू 10⁻1 2 3 4 -4, और मोलैलिटी निकालनी है तो m, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी मोलैलिटी। ठीक, 1.2, आगे हो सकता है यहाँ 5 हो या 4 हो, उतना मैटर नहीं करता है, मोलैलिटी इसकी इसी के बराबर आएगी 1.25 इंटू 10⁻। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, आएगा यही। ठीक है, कुछ खास चीज नहीं है इसमें, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, पहले 15 ppm दिया था, मास परसेंट में कन्वर्ट करना था, कर लिया। दूसरे पॉइंट में हमें मोलैलिटी निकालनी थी, तो इसी में से हमने
हमें फार्मूला दिया हुआ है, तो मोलैलिटी का फार्मूला लगाया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाले, यहाँ से हमें सॉल्यूट मास पता चल गया 15 ग्राम में, मोलर मास हमने निकाल लिया, मास बाई मोलर मास किया, मोल्स निकल के यहाँ पुट किया। ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है इतने ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया। केजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम आती है यूनिट कन्वर्जन वाला मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसको किया, इसको डिवाइड किया, ये आया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। आपको पता है यहाँ से यहाँ जाएं तो माइनस में पावर चली जाती है, यहाँ से 0.00012 आया था ना, इस पॉइंट को हटा के हमने 1 पॉइंट इधर किया, तो 1 2 3 4 पॉइंट इस तरफ गए ना, हम 4 पॉइंट राइट की तरफ जाएं तो 10⁻⁴ हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। इसको आप लिख लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। तो अभी देखो, ये क्वेश्चन एक रह गया हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी टेक्स्ट बुक का है, इसमें भी सारे यूज होते हैं, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज होती हैं, ठीक। तो देखो यहां बोला है अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट, ठीक है। तो यहां बोला है सोल्यूशन किसका है, ग्लूकोज इन वाटर सोल्यूशन है, उसको लेबल किया गया है 10% वेट बाई वेट, मतलब मास परसेंटेज इसकी दी हुई है, ग्लूकोज इन वाटर सोल्यूशन है, ठीक। पहले पॉइंट में बोला हुआ है मोलैलिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोलैलिटी निकालो और मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो ईच कंपोनेंट की, ईच कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालो, ये पूछा है। अब देखो, आपको पहले पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इस सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स कितने हैं ये बताओ, कंपोनेंट्स कितने, 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक, 2 कंपोनेंट्स हैं। पहले आपको मोलैलिटी निकालनी है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद आगे कुछ और भी पूछा है वो भी निकालना है, ठीक। तो पहले हम एक काम करते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं, ठीक। तो आप देखो ग्लूकोज इन वाटर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 10%, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज को पानी में डाल के 10% लिखा है, इसका मतलब उसमें 10% ग्लूकोज है, ठीक। यही कल आपको मैंने बताया था, 10% ग्लूकोज है तो दूसरा कंपोनेंट पानी है, अगर 10% ग्लूकोज है तो 90% उसमें क्या होगा, वाटर होगा। और अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल को 100 ग्राम मानते हैं, मैंने आपको कल बताया था ओवरऑल को 100, ओवरऑल पूरे सोल्यूशन को ऐसे केसेस में 100 ग्राम मानते हैं ना हम। अगर ओवरऑल को 100 ग्राम, मतलब ये जो पूरा सोल्यूशन है इसको हम 100 ग्राम मानते हैं, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम मानते हैं, तो फिर ये 10% कितना आएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और 90 ग्राम वाटर, ये निकल के आ गया यहां से 90 ग्राम वाटर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो कि यहां हमें पूछा क्या है, पहले हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। अब देखो मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे हमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा है, यहां ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ठीक। तो मास इसका कितना दिया हुआ है यहां 10 ग्राम, 10 ग्राम परसेंटेज से हमें पता चल गया, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होता है, निकालो। अच्छा, मोलर मास कितना होता है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं निकाल रहा हूं। मोलर मास होता है इसका 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहां से इसके मोल्स जो निकल के आते हैं वो अगर आप निकालोगे तो आएंगे 0.055 मोल्स, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको निकालनी है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो आगे हमारे पास 0.0555 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में लिखना है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, उसका मास कितना है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो ना, 90 ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 90 को 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, 0.09 केजी आ जाएगा, ठीक है, 0.09 केजी आ जाएगा, ठीक। बस
लिख लो यहाँ 0.09 kg, यहाँ से आ जाएगी मोलैलिटी। बस मोलैलिटी इसको हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, आपको जो है ना कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। कितना है 0.0555, 0.0555 डिवाइडेड बाई 0.09, ठीक है, यहां से आएगा 0.61, ऐसे 0.61666 ऐसे आ रहा है। इसको आप 0.617 लिख दो, एम लिख दो, स्मॉल मोल आ गया, ठीक। यह आ जाएगी इसकी मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पूछा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो ईच कंपोनेंट की, दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालो। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। पहला कंपोनेंट है ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, दूसरा कंपोनेंट क्या है वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी। ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऐसे आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालनी है तो वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये यही होता है। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो हैं, इतने निकाल लिए, हमारे पास वाटर के मोल्स नहीं है, वो भी निकाल लेते हैं। तो वाटर के मोल्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है, वाटर के मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ वाटर यहां कितना दिया हुआ है 90 डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास 18 होता है। तो 90 को 18 से जब हम करेंगे तो वाटर के मोल्स आ जाएंगे, कितने आएंगे 5 मोल्स, यहां से आ जाएंगे वाटर के 5 मोल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, वाटर के मोल्स निकालने, मास दिया हुआ है 90 ग्राम डिवाइड किया मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से, वो होता है 18, तो आ जाएंगे 5 मोल्स, ठीक, ये हो गया। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहां लिखने 0.0555 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.0555, ठीक। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.055। बस इसको सॉल्व करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगी। यही पूछा है, पहले मोलैलिटी पूछी है, फिर मोल फ्रैक्शन पूछी है हर एक कंपोनेंट की। तो इस वाटर हर एक कंपोनेंट मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर दोनों की कंपोनेंट की पूछी है मोल फ्रैक्शन। ये भी तरीका है कि आप दोनों को अलग फार्मूला लगा के निकालो। ये भी तरीका है कि जो ये आएगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आएगा, उसको 1 से माइनस कर लो, मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने की भी जरूरत नहीं है, 1 में से इसको माइनस करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। 1 ग्लूकोज की निकालो मोल फ्रैक्शन, वाटर के मोल्स निकालने की भी जरूरत नहीं, वो तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ वाटर के मोल्स यूज हो रहे हैं ना। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, रेस्ट लेके देखो, इसको रेस्ट लेके मोल फ्रैक्शन का फार्मूला देखो, इसको करो, अगर नहीं समझ में आता फिर मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, अगर डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक, तो मोलैरिटी निकालो। अगर डेंसिटी दी है इस सॉल्यूशन की इतनी, तो फिर मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है, वही होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होती है मोलैरिटी। तो अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 0.0555 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां दिया नहीं है, उसकी जगह हमें डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक। यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है ना, तो वॉल्यूम भी किसकी निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ, डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की दी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऐसे आएगा। तो यहां से निकल जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां से निकलेगी मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी आपको मिलीलीटर में दी है, कितनी दी है 1.2। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो एक सॉल्यूशन है उसमें 10% ग्लूकोज है, 90% पानी है,
ओवरऑल सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी दी है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम, तो यहां से ग्राम कैंसिल, 100 अपॉन 1.2 करो कितना आता है, देखो 100 अपॉन 1.2 करो 83.33 ml आता है। यहां से आएगा 83.33 ml में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गई। ठीक, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गई हमें चाहिए यहां लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 83.33 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 83.33 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.083 आएगा, 0.083 आ जाएगा। ठीक, 0.08333 करके आ जाएगा, तो आप 0.083 भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारी आ गई लीटर में वॉल्यूम। ये हमने कहां से निकाली, डेंसिटी से निकाली। डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम यहां से निकल सकती है मास बाई डेंसिटी करके, तो क्रॉस मल्टीपल करो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये करो, आपको आता होगा, ये सिंपल है। तो यहां से आ गई 0.0833। अब देखो, अब मोलैरिटी निकाली जा सकती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने निकाल ली ना, यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी दी है निकाल ली। ठीक है, तो अब आप यहां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी आई 0.083, ये आ गई। इसको करो सॉल्व। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, कैलकुलेटर पे करते हैं, 0.0555 डिवाइडेड बाई 0.083, यहां से आएगा 0.66, 0.668 आ रहा है, 0.67 लिख सकते हो आप m, ये आ जाएगी इसकी मोलैरिटी। ठीक, देखो मुश्किल है ना, ये मुश्किल है ना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये करो आप, इसको सॉल्व करो, और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, एक बार देखो ये रिवीजन करें अगर, तो बिल्कुल सिंपल है। ये परसेंटेज दी है, अगर आपने सारी ही कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ क्या करना है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मैं आपके लिए हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए एक होमवर्क होगा, ये देखो ये वाला, इसमें भी मोलैरिटी निकालनी है, डेंसिटी दी है, तो आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, अगर ना हुआ तो फिर मुझे बताना। ठीक, अच्छा, अब हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहां तक ही रहेगा। हमने पढ़ा क्या, हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिवाइज की, मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। ठीक, तो अभी मैं और बोलूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, कल मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज की जो क्वेटेशन है ये देख लो आप एक बार, इसको समझो। ठीक है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, हर दिन एक क्वेटेशन आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ठीक, क्रिएटिविटी और नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।